हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री के श्रृंखला में मैंने 2 पार्ट करा दिया है, जिसमें टॉपिक का नाम था यूरोपीय कंपनियों का आगमन। और आज हम लोग पार्ट 3 देखेंगे, जिसमें टॉपिक का नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का नवाब। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक होगा, वहाँ पे जाकर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मुगल साम्राज्य जब अपनी पतन की अवस्था में पहुंच गया तो उस समय बहुत से ऐसे छोटे छोटे राज थे जो स्वतंत्र होने के लिए संघर्षमय थे। तो उसी में एक बंगाल जो बहुत ही समृद्ध था, अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाने में कामयाब रहा। आप देखिएगा कि उस समय के बंगाल में आधुनिक पश्चिम बंगाल, समूचा बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा सम्मिलित हैं, और यह मुगल कालीन भारत का सर्वाधिक संपन्न राज्य था। यहाँ पे यह प्रश्न बन सकता है कि उस समय के बंगाल में कौन कौन से प्रांत सम्मिलित थे। तो आपका आंसर होगा पश्चिम बंगाल प्रांत, समूचा बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा। अब बंगाल का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? तो आप कहेंगे कि बंगाल के प्रथम स्वतंत्र शासक मुर्शीद कुली खा था, और आप देखेंगे कि उसके उत्तराधिकारी सुजाउद्दीन सरफराज अली वर्दी खां के रूप में हुए। तो आप देखिएगा कि बंगाल में जो क्वेश्चन के दृष्टिकोण से जो शासक हैं उस पे ज़्यादा फोकस करना है आपको। जैसे फर्स्ट मुर्शीद कुली खां, सेकंड अलीवर्दी खां, और तीसरा आपको हो गया सिराजुद्दौला, और उसके बाद आप मीर कासिम और मीर जाफ़र। इतना ही इम्पोर्टेंट है और इन्हीं से रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन वो पूछते हैं। तो चलिए देखते हैं। बंगाल के प्रथम स्वतंत्र शासक मुर्शीद कुली खां तथा उसके उत्तराधिकारी सुजाउद्दीन और अलीवर्दी खां के समय बंगाल इतना संपन्न हो गया कि इसको भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का स्वर्ग किस राज्य को कहा जाता था मध्यकाल में, तो आपका आंसर होगा बंगाल को। नेक्स्ट देखते हैं, मुर्शीद कुली खां के बारे में थोड़ा देखते हैं। बंगाल का प्रथम स्वतंत्र शासन का संस्थापक मुर्शीद कुली का था। इसको आप याद रखेंगे क्योंकि यह क्वेश्चंस बार बार आता है कि बंगाल का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था या संस्थापक कौन था। तो आपका आंसर होगा मुर्शीद कुली खां। 1717 में फर्रुख सियर ने इसे बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। कुछ समय बाद इसने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया, लेकिन यह मुगल बादशाह को राजस्व भेजता रहा। अर्थात यह पूरी तरह से यह कभी घोषित नहीं किया कि हम मुगल साम्राज्य से पूरी तरह अलग हो गए, बट यह अपने आप में एक स्वतंत्र ही था, लेकिन सिर्फ राजस्व भेजा करता था। मुर्शिद ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की। इसको आप ध्यान रखेंगे कि मुर्शीद कुली खां जब नवाब बना तो अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की, तो आपका आंसर होगा मुर्शिदाबाद। इसने संपूर्ण बंगाल में इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की। आपसे क्वेश्चन यह पूछ सकता है कि बंगाल में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत बंगाल के कौन सा नवाब ने किया, तो आपका आंसर होना चाहिए मुर्शीद कुली खां। चलिए आगे देखते हैं। आप देखिएगा कि मुर्शीद कुली खां के बाद जो मतलब इम्पॉर्टेंट शासक में, वैसे नहीं, जहाँ से क्वेश्चन आता है, एक अलीवर्दी खां थे। तो अलीवर्दी खां से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि कौन ऐसा शासक था जिसने कहा था कि अंग्रेज उस मधुमक्खी के समान हैं जिसको यदि आप छेड़ोगे तो काटेंगे और नहीं छेड़ोगे तो शहद देंगे। यह कथन आता है और इस कथन के बारे में पूछेगा कि यह कथन किसने बोला था, तो आपका आंसर होना चाहिए अलीवर्दी खां। नेक्स्ट जो क्वेश्चन के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है सिराजुद्दौला, उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। सिराजुद्दौला जो 1756 से 57 ईस्वी तक बंगाल का नवाब रहा। अलीवर्दी के बाद उसका नाती दोहित्र सिराज 10 अप्रैल 1756 को बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला के राजगद्दी के प्रतिद्वंदी और विरोधियों में प्रमुख थे पूर्णिया के नवाब शौकत जंग, जो इसका चचेरा भाई था, सिराज की मौसी घसीटी बेगम, और उसका सेनापति मीर जाफर जो अलीवर्दी का दामाद था। आप इतना ध्यान रख सकते हैं। अपने विरोधियों के दमन के क्रम में सिराजुद्दौला ने मौसी घसीटी बेगम को बंदी बना लिया तथा सेनापति मीर जाफर को हटाकर उसके स्थान पर मीर मदान को नियुक्त किया।
सिराज का अंग्रेजों से संबंध करुवाहट भरा था, अर्थात अंग्रेजों से इसका बनता नहीं था, जिसके लिए बहुत सारे ऐसे रीजन थे जो जिम्मेदार थे। अब आप कहेंगे कि कौन ऐसे मतलब कारक थे जिसके कारण अंग्रेजों से सिराजुद्दौला को नहीं बनता था, तो चलिए देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा नवाब की सत्ता को अवहेलना कर उसके विरुद्ध षड्यंत्र में शामिल लोगों को बढ़ावा देना, अर्थात अंग्रेज बंगाल के नवाब के विरुद्ध लोगों को भड़काते थे। सेकंड, नवाब को कंपनी द्वारा कासिम बाजार फैक्ट्री के निरीक्षण की अनुमति न मिलना। थर्ड, नवाब की अनुमति के बिना फोर्ट विलियम के किलेबंदी को सुदृढ़ करना अर्थात मजबूत करना। फोर्थ, फर्रुख सियर द्वारा प्रदत्त विशेष अधिकार दस्तक का कंपनी के कर्मचारियों द्वारा निजी व्यापार के लिए दुरुपयोग किया जाना। अब आप कहेंगे कि दस्तक क्या था, तो दस्तक एक्चुअली क्या था ना कि व्यापार करने के लिए एक मुफ्त पास था, जिसका उपयोग वो खुद तो करते भी थे और वह भारतीयों को भी बेच देते थे, जिससे कंपनी को फायदा नहीं होता था और इससे बंगाल के नवाब को काफ़ी नुकसान हो रहा था। इन सारे रीजन के कारण सिराजुद्दौला को अंग्रेजों से अच्छे संबंध नहीं थे। चलिए आगे देखते हैं। इन सब तमाम सम्मिलित कारणों से सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। 15 जून 1756 को नवाब ने स्वयं आक्रमण का नेतृत्व किया और कलकत्ता के गवर्नर ड्रेक को ज्वारग्रस्त, मतलब एक वहाँ पे ज्वार आता था, फुल्टा द्वीप में शरण लेने पड़ी। मिस्टर हालवेल अपने कुछ सहयोगियों के साथ नवाब के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, अर्थात कलकत्ता पे अधिकार कर लिया। कौन? तो सिराजुद्दौला। थोड़ा सा हम लोग दस्तक के बारे में देख लेते हैं कि दस्तक आखिर क्या था। अर्थात यह एक व्यापार करने के लिए मुफ्त पास था, बट इसका थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। वस्तुतः कर मुक्त व्यापार करने की परमिट था, जिसे मुगल सम्राट फर्रुख सियर द्वारा जारी किया गया था। इसमें क्या था कि सीमा शुल्क से मुक्त व्यापार करने की अनुमति के बाद कलकत्ता की अंग्रेज फैक्ट्री का प्रेसिडेंट दस्तक को जारी करता था। दस्तक से कंपनी के कर्मचारी दो तरह से लाभ कमाते थे। आप कहेंगे कैसे? एक तरफ तो वे दस्तक द्वारा बिना चुंगी दिए व्यापार करते थे और दूसरी तरफ अपने भारतीय मित्रों को बेचकर पैसा कमाते थे। इससे क्या हुआ कि बंगाल के नवाब को आमदनी नहीं होती थी, अर्थात उनको राजस्व नहीं प्राप्त होता था। तो प्लासी के युद्ध के बाद दस्तक का दुरुपयोग बड़े पैमाने पर होने लगा और कार्नवालिस के समय दस्तक की सुविधा समाप्त कर दिया गया। आपसे यहाँ से 2-3 प्रकार के क्वेश्चन बनेगा कि दस्तक प्रणाली अंग्रेजों को मतलब दस्तक का किसने दिया? तो फर्रुख सियर। और इस दस्तक प्रथा को किसने समाप्त कर दिया? कौन अंग्रेज गवर्नर ने समाप्त कर दिया? तो आपका आंसर होगा कार्नवालिस ने। अब चलिए आगे देखते हैं। अब एक ब्लैक होल की घटना सिराजुद्दौला के समय में देखी जाती है, वह किताबों में वर्णन है, बट इसकी सच्चाई क्या है? बहुत सारे किताबों में ऐसा बताया गया है कि इसमें सच्चाई कुछ नहीं है और बहुत सारे बुक्स में इसके बारे में वर्णन दिया गया है, बट एग्जाम के दृष्टिकोण से इसको जानना जरूरी है। ब्लैक होल की घटना, सबसे पहले आप याद रखेंगे कि ब्लैक होल की घटना कब हुआ था? तो 20 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना हुआ था। अब इसको याद रखने का काम करेंगे। 20 जून को फोर्ट विलियम के पतन के बाद सिराज ने बंदी बनाए गए 146 कैदियों को, जिसमें स्त्री और बच्चे भी थे, एक घुटन युक्त अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। 21 जून को प्रातः काल तक केवल 23 व्यक्ति ही जीवित बचे, जिसमें अंग्रेज अधिकारी हॉलवेल भी शामिल थे। अर्थात एक छोटे कमरे में इतने व्यक्तियों को बंद कर दिया गया, तो घुटन से बहुत सारे लोग मर गए। अंग्रेज इतिहासकारों ने इस घटना को काल कोठरी त्रासदी अर्थात ब्लैक होल ट्रेजेडी की संज्ञा दी और ब्लैक होल ट्रेजेडी का वर्णन सर्वप्रथम जेड हॉल ने अपनी पुस्तक एलाइव द वंडर में किया। अब आपसे यहाँ क्वेश्चंस क्या बनेगा कि ब्लैक होल ट्रेजेडी कब हुआ था, ब्लैक होल ट्रेजेडी का वर्णन किसने किया, या ब्लैक होल ट्रेजेडी का वर्णन जेड हॉलवेल ने अपनी किस पुस्तक में किया? तो आपका आंसर होगा एलाइव द वंडर। इतने दृष्टिकोण से फैक्ट को
देखना पड़ेगा, तभी आप जाके क्वेश्चंस अच्छे से कर पाएंगे। अब सिराजुद्दौला ने जो कोलकाता पे अधिकार कर लिया था, पुनः अंग्रेजों ने कोलकाता पे अधिकार कर लिया। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने के लिए 1756 में मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सैनिक अभियान कलकत्ता भेजा गया। रॉबर्ट क्लाइव एक बहुत ही बुद्धिमान गवर्नर था बंगाल का, जो आया तो था क्लर्क के रूप में अर्थात किरानी के रूप में, बट वह बंगाल का गवर्नर बन गया अपनी योग्यता के आधार पे। आपसे प्रश्न यह पूछ सकता है कि कौन ऐसा बंगाल का गवर्नर था जो आया तो किरानी के रूप में था बट अपनी योग्यता के आधार पे बंगाल का गवर्नर बन गया, तो आपका आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। इस सैन्य अभियान में थल सेना का नेतृत्व क्लाइव व मेजर क्लियोपैट्रिक ने किया था और जल सेना का नेतृत्व एडमिरल वाटसन कर रहा था। 9 फरवरी 1757 को कंपनी और नवाब सिराज के मध्य संपन्न अलीनगर की संधि के शर्तों के अनुसार नवाब ने मुगल बादशाह द्वारा कंपनी को प्रदत्त समस्त व्यापारिक सुविधा को स्वीकार कर लिया। अर्थात यहाँ क्वेश्चंस क्या बनेगा कि अलीनगर की संधि कब हुआ था, तो 9 फरवरी 1757। अलीनगर की संधि किसके किसके बीच हुआ था, तो कंपनी और नवाब सिराज के मध्य। यहाँ दो तरीके से क्वेश्चंस बन सकता है। सिराज की कमजोर हो रही स्थिति को महसूस कर अंग्रेजों ने मुर्शिदाबाद की गद्दी पर किसी कठपुतली शासक को बैठाने की बात सोचने लगे, जिससे में सिराज के विरोधियों को भी उनका साथ मिला। दोस्तों, अंग्रेज जब एक बार बंगाल में व्यापार करने लगे और धीरे धीरे अपनी स्थिति को मजबूत करने लगे, तो उनको लगा क्यों ना मैं ही यहाँ का एक शासक बन जाऊं, और धीरे धीरे परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि वे इस स्वप्न को यथार्थ में भी बदलने में कामयाब हो गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिराज के विरोधियों में मीर जाफर, जिसे नवाब ने सेनापति के पद से बर्खास्त किया था, राय दुर्लभ जो दीवान के पद पे कार्यरत था, जिसे नवाब ने मोहन लाल का अधीनस्थ बना दिया था, बंगाल के जगत सेठ शामिल थे, जिन्हें कभी नवाब ने अपमानित किया था। यानी कहने का मतलब है कि सिराज के विरोध में जितने भी उसके अधीनस्थ कर्मचारी थे, उनको अंग्रेजों ने एक जगह मतलब एक करने का प्रयास किया, जिससे सिराजुद्दौला को उसके गद्दी से हटाकर किसी ऐसे व्यक्ति को नवाब बनाया जा सके जो अंग्रेजों की कठपुतली हो। और इस क्रिया में अर्थात कार्य में अंग्रेज सफल भी हो गए। मीर जाफर को सिराज के बाद अगला नवाब का प्रस्ताव पर अगला बंगाल का नवाब प्रस्तावित कर अंग्रेज प्लासी के युद्ध की तैयारी में जुट गए। अर्थात उनका यह मानना था कि यदि हम मीर सिराजुद्दौला को हटाकर किसी और को बनाते हैं तो युद्ध होना लाजमी है, और इसी के लिए उन्होंने मीर जाफर को यह घोषित कर दिया और एक युद्ध की तैयारी में लग गए। आप देखिएगा कि प्लासी का युद्ध जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 1757, बट वह डेट भी पूछ सकता है, तो आप याद रखेंगे कि 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। अब इस प्लासी के युद्ध की गणना भारत के निर्णायक युद्धों में की जाती है। वर्तमान में प्लासी नदिया जिले में गंगा नदी अर्थात भागीरथी नदी नाम होना चाहिए के किनारे स्थित है। तो दोस्तों, यह जान लीजिए कि यहाँ से क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं। तो यह प्लासी का युद्ध कब हुआ था, प्लासी का जो युद्ध हुआ था जहाँ जिसका नाम प्लासी था, वह किस नदी के तट पे था, इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। और जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें कौन अंग्रेज सेनापति के रूप में था, तो रॉबर्ट क्लाइव था, और नवाब के सेनापति मीर जाफर थे, यार लतीफ़ खां थे और राय दुर्लभ राय थे, जो यह अंग्रेजों से मिले हुए थे। तो जब यह मिले हुए थे तो प्लासी के युद्ध में नवाब की जीत की तो कल्पना की ही नहीं जा सकती है। इन लोगों ने एक प्री प्लान के तहत नवाब को मैदान से कहा कि आप चले जाइए, हम लोग युद्ध को देखते हैं, क्योंकि नवाब का रहना यहाँ उचित नहीं है। और सिराजुद्दौला ने प्लासी के मैदान से जाने का डिसीजन लिया और यही डिसीजन उसके लिए काल बन गई। और ये लोग जो मीर जाफर, यार लतीफ़ खां और राय दुर्लभ राय थे जो मिले हुए थे, अपने तरफ से कोई युद्ध करने का प्रयास नहीं किया, जिसका परिणाम हुआ कि नवाब प्लासी का युद्ध हार गए। और इसी युद्ध के हार के बाद सिराजुद्दौला की हत्या भी कर दिया गया और बाद में अंग्रेजों ने मीर जाफर को नवाब भी बना दिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील की दूरी पर स्थित पलासी नामक गांव में दोनों सेनाएं आमने सामने हुई। नवाब की सेना के वफादार सिपाही मीर मदान और मोहनलाल मैदान में लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। सिराज की सेना के तीनों धोखेबाज सेनापति युद्ध क्षेत्र में एक भी गोला दागे बगैर वापस हो लिए। सेना को छिन्न भिन्न देखकर नवाब अपने महल की ओर भागा। अंततः उसकी हत्या कर दी गई। 28 जून 1757 को अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। अर्थात आपसे क्वेश्चंस एग्जाम में यह पूछा जा सकता है कि प्लासी का युद्ध किसने जीता, तो अंग्रेजों ने जीता। अब प्लासी के युद्ध में कौन ऐसे मतलब अधिकारी थे जो नवाब के लिए ईमानदारी से लड़ाई किए, तो मीर मदान और मोहनलाल थे। बाकी किसी ने नवाब के पक्ष में लड़ाई नहीं लड़ी, तो युद्ध हारना लाजमी था। नेक्स्ट देखते हैं युद्ध का परिणाम। प्लासी के युद्ध के बाद आर्थिक रूप से भारत के इस सबसे समृद्ध प्रांत को जी भर कर लूटा गया। 1757 से 60 के बाद मीर जाफर ने अंग्रेजों को 3 करोड़ रुपए को घूंस दिया। क्लाइव को युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 37,70,883 पाउंड प्राप्त हुआ। अर्थात युद्ध में 3 करोड़ तो घूंस दिया ही, क्लाइव को व्यक्तिगत रूप से भी पैसा प्राप्त हुआ, जिससे बंगाल की स्थिति बहुत खराब हो गई। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था, तो आलमगीर द्वितीय था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि आपसे यह क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नहीं, प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था, तो आपका आंसर होगा आलमगीर द्वितीय। नेक्स्ट, प्लासी के युद्ध के बाद ल्यूक स्क्रॉफ्टन को नवाब के दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त किया गया। हम लोगों ने सिराजुद्दौला को देखने का काम किया, और इतना यदि आप कर लेते हैं तो सिराजुद्दौला से रिलेटेड तमाम क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। अब सिराजुद्दौला को हटाने के बाद जब अंग्रेजों ने मीर जाफर को नवाब बनाया, तो चलिए देखते हैं मीर जाफर के शासनकाल में क्या क्या हुआ घटनाएं। 30 जून 1757 को क्लाइव ने मुर्शिदाबाद में मीर जाफर को बंगाल के नवाब के पद पर आसीन कराया। बंगाल की नवाबी प्राप्त करने के उपलक्ष्य में मीर जाफर ने क्लाइव को उमरा की उपाधि दी और कंपनी को 24 परगना की जमींदारी पुरस्कार के रूप में दिया। मीर जाफर क्लाइव का गीदर कहा जाता था। यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बंगाल के किस नवाब को क्लाइव का गीदर कहा जाता था, तो आपका आंसर होगा मीर जाफर। मीर जाफर ने अंग्रेजों को उसकी सेवा के बदले में ढेर सारा पुरस्कार दिया। क्लाइव को उसने 2,34,000 पाउंड व्यक्तिगत भेंट, 50 लाख रुपए सेना और नाविकों को पुरस्कार के रूप में, बंगाल के सभी फ्रांसीसी बस्तियों को जाफर ने अंग्रेजों को सौंप दिया। अर्थात इतना ज़्यादा पैसा और दे दिया अंग्रेजों को, जिससे बंगाल जो एक बहुत ही समृद्ध राज्य था उसकी स्थिति भी खराब हो गई। मीर जाफर के बारे में कहा जाता है कि उसने अंग्रेजों को इतना अधिक धन दिया कि उसने अपने महल के सोने चांदी के बर्तन भी बेचने पड़े। अंग्रेजी सरकार के खर्च में दिन प्रतिदिन हो रही बेतहाशा वृद्धि और उससे वहन न कर पाने के कारण मीर जाफर ने अक्टूबर 1760 ईस्वी में अपने दामाद मीर कासिम के पक्ष में सिंहासन त्याग दिया। दोस्तों, जब अंग्रेजों को लगा कि अब मीर जाफर भी उसकी इच्छाओं को पूर्ति नहीं कर पा रहा है, अर्थात असमर्थ है, तो उन्होंने मीर जाफर को भी हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। बट आप एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा कि बंगाल के नवाबों में मीर कासिम एक बहुत ही योग्य नवाब था। जो नवाब तो अंग्रेजों ने इसको बनाया, बट यह अंग्रेजों से स्वतंत्र और अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए प्रयास करने लगा। तो चलिए देखते हैं मीर कासिम के समय में क्या क्या घटनाएं हुई। मीर कासिम अलीवर्दी के उत्तराधिकारियों में सर्वाधिक योग्य था। कंपनी तथा उसके अधिकारियों को भरपूर मात्रा में धन देकर मीर कासिम अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए शीघ्र ही अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित किया। अर्थात आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन ऐसा बंगाल का नवाब था जो मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी मुंगेर हस्तांतरित कर लिया, तो आपका आंसर होगा मीर कासिम। दोस्तों, एक रीजन यह भी था कि वह अंग्रेजों से दूर हटकर अर्थात उनकी नज़रों से बचकर अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहता था। इस कारण भी अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित कर लिया। मुंगेर में मीर कासिम ने तोपों तथा तुरेदार बंदूकों की निर्माण हेतु कारखाने की स्थापना की।
अर्थात आपसे यह पूछ सकता है कि मीर कासिम ने एक बंदूक बनाने की फैक्ट्री स्थापित की, वह कहाँ की? तो मुंगेर में। इस फैक्ट को आप याद रखेंगे। 1717 में मुगल बादशाह द्वारा प्रदत्त व्यापारिक फरमान का इस समय बंगाल में दुरुपयोग देखकर मीर कासिम ने आंतरिक व्यापार पर सभी प्रकार के शुल्कों की वसूली बंद करवा दी। अर्थात जो फर्रुखसियर ने दस्तक का प्रयोग करने का अधिकार अंग्रेजों को दिया था, उसका काफ़ी दुरुपयोग कर रहे थे लोग। तो उसी दुरुपयोग को देखते हुए मीर कासिम ने सभी पे जो मतलब शुल्क कर था वह बंद कर दी। 1762 में मीर कासिम द्वारा समाप्त की गई व्यापारिक चुंगी और कर का लाभ अब भारतीयों को भी मिलने लगा। अर्थात दस्तक प्रणाली जब उन्होंने समाप्त कर दिया और जिसको अंग्रेजों ने भारतीयों को बेचकर भी लाभ कमाते थे, अब समान स्तर पे आ गए। तो पहले यह लाभ जब 1717 के फरमान द्वारा केवल कंपनी को मिलता था, कंपनी ने नवाब के इस निर्णय को अपने विशेषाधिकार की अवहेलना के रूप में लिया। परिणाम स्वरूप संघर्ष की शुरुआत हुई। कहने का मतलब है कि वे चाहते थे कि सिर्फ उन्हें ही यह विशेषाधिकार प्राप्त हो, जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा प्राप्त हो। बट मीर कासिम ने यह देखा कि नहीं, इससे राज्य को कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो उन्होंने पूरी तरह से दस्तक प्रणाली को समाप्त कर दिया। आपसे यह पूछ सकता है कि दस्तक प्रणाली को कौन समाप्त किया, अर्थात बंगाल का कौन ऐसा नवाब था जो दस्तक प्रणाली को समाप्त कर दिया? तो आपका आंसर होगा मीर कासिम। 1763 में जुलाई में मीर कासिम को कंपनी ने बर्खास्त कर मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बनाया। अर्थात जब अंग्रेजों को लगा कि यह मीर कासिम उसके लिए उपयुक्त नहीं है, अर्थात वह कठपुतली साबित नहीं हो रहा है, तो उन्होंने मीर कासिम को भी हटाकर फिर मीर जाफर को बनाया। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिएगा कि मीर कासिम को जब हटा दिया तो मीर कासिम भी अपनी राज्य को पाने के लिए एक नए युद्ध के लिए प्रयास किए जाने लगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण युद्ध बक्सर का युद्ध हुआ। बट बक्सर के युद्ध के पहले भी कुछ युद्ध हुआ था जिसमें मीर कासिम पराजित हुआ था, जैसे करवा या कटवा का युद्ध जो 9 जुलाई 1763 को हुआ था, गिरिया का युद्ध जो 4-5 सितंबर 1763 को हुआ था, उथनौला का युद्ध जो 1763 को हुआ था। आप देखिएगा कि इन तीनों युद्ध का एग्जाम के दृष्टिकोण से कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप नहीं भी कर सकते हैं। बक्सर के युद्ध के पहले एक पटना हत्याकांड से एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। पटना हत्याकांड। बक्सर युद्ध से पूर्व अंग्रेज एजेंट एलिस को पटना पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया। एलिस ने पटना पर अधिकार कर लिया। फिर नवाब मीर जाफर पटना पुनः जीत लिया और अंग्रेजी सेना को बंदी बना लिया। दूसरी तरफ मेजर एडम्स के नेतृत्व में एक सेना मुर्शिदाबाद की तरफ बढ़ी और मार्ग में करवा, गिरिया और उथनौला के युद्ध में नवाब मीर कासिम पराजित हुआ। इन तीनों पराजयों से मीर कासिम बहुत ज़्यादा क्रोधित हुआ और क्रोध में पटना पहुंचा, जहां उसने युद्ध में बनाए गए 148 कैदियों की हत्या करवा दी और यही घटना पटना हत्याकांड के नाम से विख्यात है। देखिए, इस से क्वेश्चन एक ही तरीके के बन सकता है कि पटना हत्याकांड को किसने प्रतिपादित किया? तो मीर कासिम ने। बस इतना ही आपको ध्यान रखने की जरूरत है, इससे ज़्यादा नहीं। अब चलिए हम लोग बक्सर के युद्ध के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। बक्सर का युद्ध जो 1764 को हुआ था, यदि आप डेट पूछ दिया तो 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर जो बनारस के पूर्व में स्थित है के मैदान में अवध के नवाब मुगल सम्राट मीर कासिम की संयुक्त सेना अक्टूबर 1764 को पहुंची। दूसरी ओर अंग्रेजी सेना हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में पहुंची। आपसे यह प्रश्न पूछेगा कि जो बक्सर का युद्ध हुआ था, एक तरफ कौन था? तो एक तरफ मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, और दूसरी तरफ हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना थी। शीघ्र ही हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने बक्सर के युद्ध को जीत लिया। आप देखिएगा कि अंग्रेज अपनी स्थिति कैसे मजबूत कर लिए। पहला जो लड़ाई लड़ा था प्लासी का युद्ध, जिसमें अंग्रेजों ने जीत हासिल की थी और अपनी स्थिति काफ़ी मजबूत कर ली थी। बट निर्णायक युद्ध जो बक्सर का युद्ध हुआ, उसके बाद तो अंग्रेज फिर अपनी स्थिति को इतना मजबूत कर लिए कि उनको अब यहाँ से हटाना बंगाल के नवाब के लिए
काफ़ी कठिन हो गया। यहाँ तक बंगाल के नवाब ही नहीं, बल्कि इस युद्ध ने यह साबित कर दिया कि आने वाले समय में अंग्रेज़ अब इस देश के मतलब एक तरह से इस अब भारत को गुलाम बनाकर और अपने फ़ायदे के लिए उपयोग करेंगे। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बक्सर के युद्ध में बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर कंपनी का पूर्ण प्रभुत्व स्थापित हो गया। साथ ही अवध अंग्रेजों का कृपया पात्र बन गया। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों की प्रभुता बंगाल में स्थापित कर दी, परंतु बक्सर के युद्ध ने कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति के रूप में दे दिया। आपसे प्रश्न यह पूछ सकता है कि कौन ऐसा युद्ध जो काफ़ी निर्णायक था और अंग्रेजों को बंगाल में एक भारतीय शक्ति के रूप में उदय होने में योगदान दिया, तो आपका आंसर होगा बक्सर का युद्ध, जो काफ़ी निर्णायक साबित हुआ। 5 फरवरी 1765 को मीर जाफर की मृत्यु के बाद कंपनी ने उसके पुत्र नजमुद्दौला को अपने संरक्षण में बंगाल का नवाब बनाया। आपसे यहाँ एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि मीर जाफर की जब मृत्यु हो गई तो किसको बंगाल का नवाब बनाया? तो नजमुद्दौला। वैसे एग्जाम में इसको पूछा नहीं जा सकता है क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, बट फिर भी आप इसको ध्यान रखेंगे। मई 1765 में क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनकर आया। आते ही उसने शाह आलम और सुजाउद्दौला से संधि की, जिसको इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं इलाहाबाद की संधि के बारे में। 2 संधियाँ हुई थी, इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि। अब आपसे पूछेगा कि इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी? तो 12 अगस्त 1765, यह ध्यान रखिएगा। और इलाहाबाद की प्रथम संधि किसके किसके बीच हुआ था? तो मुगल सम्राट शाह आलम और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इस संधि पर शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला और क्लाइव के हस्ताक्षर थे। इसका मुख्य शर्त क्या था? तो फर्स्ट जो था, मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को सौंप दी। सेकंड था, कंपनी ने अवध के नवाब से करा और मणिकपुर छीनकर मुगल बादशाह को दे दिया। और तीसरा, कंपनी ने मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिक देना स्वीकार किया। सेकेंड इलाहाबाद की जो संधि हुई, अर्थात इलाहाबाद की दूसरी संधि, इसमें आपसे डेट पूछ सकता है कि इलाहाबाद की दूसरी संधि कब हुई? तो 16 अगस्त 1765 ईस्वी में। यह संधि अवध के नवाब सुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच हुई थी। अर्थात इलाहाबाद की प्रथम संधि जो 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ, वहीं इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को बंगाल के नवाब और क्लाइव के बीच हुई थी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसका मुख्य शर्त क्या था? तो पहला था, अवध का राज्य करा और इलाहाबाद को छोड़कर नवाब को वापस मिल गया। कंपनी को 50 लाख रुपए तथा चुनार के दुर्ग अवध से प्राप्त हुए। तीसरा क्या था? वाराणसी अर्थात बनारस और गाजीपुर के क्षेत्रों में अंग्रेजों की संरक्षण में राजा बलवंत सिंह को अधिकार दिया गया, परंतु यह राजा अवध के अधीन ही माना जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 5 फरवरी 1765 को मीर जाफर की मृत्यु के बाद कंपनी ने उसके पुत्र नजमुद्दौला को अपने संरक्षण में बंगाल का नवाब बनवाया। हम लोगों ने बंगाल के जो नवाब थे, इम्पोर्टेंट जहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, उसके बारे में हम लोगों ने किया। अब हम लोग बंगाल में द्वैध शासन के बारे में देखने का प्रयास करेंगे। द्वैध शासन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। मुगल काल में प्रांतीय प्रशासन में 2 प्रकार के अधिकारी होते थे, जिनमें सूबेदार, जिसे निजामत भी कहा जाता था, इसका कार्य सैनिक प्रतिरक्षा, पुलिस और न्याय प्रशासन से जुड़ा था। वहीं दीवानी से अभिप्राय समूचे प्रांत की मालगुजारी या राजस्व अधिकारी से था। द्वैध शासक का जनक लियो कार्टियस को माना जाता है। आपसे पूछेगा कि द्वैध शासक का जनक किसे माना जाता है? तो लियो कार्टियस। बट यदि आपसे पूछे कि बंगाल में द्वैध शासन किसने लागू किया था, तो आपका आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। बट यदि आपसे पूछ दे कि इस द्वैध शासन को बंगाल में किसने समाप्त कर दिया, तो वारेन हेस्टिंग्स ने इसको समाप्त कर दिया था। द्वैध शासन, जिसकी शुरुआत बंगाल में 1765 में ईस्वी में माना जाता है, के कंपनी के अंतर्गत कंपनी ने दीवानी और निजामत कार्यों का निष्पादन भारतीयों के माध्यम से करती थी, लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी के पास होती थी। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे।
क्लाइव ने दीवानी कार्य हेतु बंगाल में मोहम्मद राजा खां को नायब दीवान नियुक्त किया, वहीं बिहार के लिए राजा सिताब राय को उप दीवान नियुक्त किया। अब देखिए यहाँ यह क्वेश्चन बनेगा कि बंगाल में उन्होंने नायब दीवान के रूप में किसको नियुक्त किया, तो मोहम्मद राजा खां को। यह एग्जाम में पूछता है, ध्यान रखिएगा। वहीं बिहार के लिए किसको नियुक्त किया, तो सिताब राय को। यह दोनों क्वेश्चंस आता है, इसलिए आप इस फैक्ट को याद रखेंगे। क्लाइव के समय में मुंगेर और इलाहाबाद के अंग्रेज सैनिकों ने भत्ता कम मिलने के कारण विद्रोह किया, जिसे श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन यह पूछकर किया जा सकता है कि बंगाल में श्वेत विद्रोह, बंगाल नहीं, अंग्रेजों ने श्वेत विद्रोह किसके समय में किया, कौन से गवर्नर के रूप में, तो क्लाइव के समय में किया। इतना बस ध्यान रखना है और ज़्यादा नहीं। 1667 में क्लाइव के इंग्लैंड वापस जाने पर वहाँ की सरकार ने उसे लॉर्ड की उपाधि दी। नेक्स्ट, मैकाले ने क्लाइव के बारे में कहा कि हमारे टापू में ने शायद ही ऐसे व्यक्ति को जन्म दिया हो जो युद्ध और विचार विमर्श में उससे बेहतर हो। हाँ, आप यदि क्लाइव के बारे में जानेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्लाइव कितना बुद्धिमान और कितना योग्य सेनानायक था। यह सर्वविदित था और सच में अंग्रेजों को बंगाल में स्थापित करने में क्लाइव ने अपना अहम योगदान दिया था, जिसके कारण अंग्रेज अपनी साम्राज्य को बनाए रखने में कामयाब हुए थे। तो दोस्तों, हम लोगों ने आज यह ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब किए और लगभग हम लोगों ने समाप्त कर दिया। और यदि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो इतना यदि आप कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो आपको टाइम पर टाइम मिलते रहेंगे और आपको इसका फ़ायदा भी होगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं फिर और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।